Hello students, in this lecture we will be covering CSAT 2021 questions. So let us start. So about myself, my name is Shashwat Chopra and I was able to secure 150 marks in CSAT 2020 और हमने एक CSAT का फुल फ्लेश कोर्स भी लॉन्च किया हमारी वेबसाइट thelearningkey.co.in पे आप इसे फाइंड कर सकते हो। इसमें हमने सब कुछ कवर किया, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ऐसा 3 डिजिट नंबर जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो सपोज इफ 3 डिजिट नंबर इज एक्स वाई जेड, सो इस केस में एक्स विल नॉट बी इक्वल्स टू वाई, विल नॉट बी इक्वल्स टू जेड। ओके, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट, सो नॉन जीरो भी होनी चाहिए। सो एक्स वाई जेड आर नॉट जीरो, ये भी एक कंडीशन दी हुई है। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये 3 डिजिट नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो मेरे पास और एक चीज़ मुझे दी हुई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या है, 3a है। ओके, जहाँ पे ए कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 का मल्टीपल आता है। तो ए कुछ भी हो सकता है, ए 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास में 3a है, ये यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। ऑलराइट, लेट देयर सम बी एस, तो ये जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी ये 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो सम है वो हमें क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। ये जितने भी 3 डिजिट्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये हमें बताना है कौन से करेक्ट है। अब देखिए, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर है 369। ओके, अब ये 369 मुझे पता है ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर मैं 3 प्लस 9 3 प्लस 6 प्लस 9 करता हूँ, अगर 3 प्लस 6 प्लस 9, सो दिस इज नथिंग बट 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, 369 भी डिविजिबल होगा। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 369 3 से डिविजिबल है ना, तो इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे 396 या 936 या 963, ये सब भी 3 से डिविजिबल होंगे। तो अगर एक्स वाई जेड 3 से डिविजिबल है, एक्स वाई जेड 3 से अगर ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि एक्स जेड वाई, ओके जेड एक्स वाई, ओके जेड वाई एक्स, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी जो हैं ये 3 से डिविजिबल होंगे। ओके, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके जो बाकी के कॉम्बिनेशन है, चाहे उसका इन्वर्स हो, चाहे आप बाकी डिजिट्स को इंटरचेंज करो, उन केसेस में भी वो 3 से डिविजिबल रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो अगर एक्स वाई जेड मेरे पास में दिया हुआ है, सपोज मुझे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस जेड। ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि 100x प्लस 10z प्लस वाई, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अब जितने कॉम्बिनेशन से वो लिख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे और एक कॉम्बिनेशन होगा 100y प्लस 10x प्लस जेड, फिर होगा 100y प्लस 10z प्लस x, फिर हो जाएगा 100z प्लस 10x 10y प्लस वाई एक्स, ये हो गया। तो जब आप इन सबको सम करते हो, क्योंकि ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स वाई जेड जो है हम इन 6 तरीकों से लिख सकते हैं। एक बार एक्स को आपने 100 पे डाला और वाई और जेड को यहाँ लिख दिया, फिर वाई को 100 में डाला और एक्स और जेड को इंटरचेंज किया, फिर जेड को, फिर एक्स और वाई को इंटरचेंज किया आपने। तो ये मेरे पास आ जाता है 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो है ये कुछ नहीं, ये एस की वैल्यू है जो हमें दिया हुआ था कि ये सारे जो डिजिट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि सम, इनका जो सम है ये एस आ रहा है। ये जितने भी ऐसे 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनका जो सम है वो एस आता है। तो ये एस की हमें वैल्यू दी हुई है 222x प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एस की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 222x प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है एस की। ऑलराइट, ये मेरे पास एस की वैल्यू आ गई है। अब क्या होगा, देखिए हमें ये पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 3a होनी चाहिए, जहाँ a 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं s को ऐसा लिख सकता हूँ 222 इंटू 3a, सो ये हो जाएगा 666 इंटू a, जहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। एनीथिंग कैन बी द वैल्यू ऑफ ए, वो सम ऑफ डिजिट्स है। तो मेरे पास आ गया है 666a। तो एस की जो वैल्यू है अगर मैं उसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 666a। और ये 666a जो है ये 74 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है। तो इस केस में हमारे पास जो सम आ जाता है एस, ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 74 एंड 9। सो आंसर हो जाएगा सी बोथ। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप थोड़ा सा सोचो
तो हो जाता है ये क्वेश्चन, मतलब कि तो मीडियम कैटेगरी में है, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये टफ जा सकता है, मैं ये बोलूँगा। ओके, सो आपको इसे बस ऐसा लिखना, ये सोचना, और आपको ट्रिपल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इसे आपको 3a से रिप्लेस कर देना है, ये आ जाएगा। तो अब हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए में जो है 25 है, क्लास बी में जो है 30 स्टूडेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21। सो हाईएस्ट को मैं क्या ग्रीन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और लोएस्ट को मैं 17 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। क्लास बी में जो हाईएस्ट है वो कितना है, 30 है, और लोएस्ट है वो कितना है, 22 है। ऑलराइट, 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। तो 4 स्टूडेंट्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। सो क्लास ए से क्लास बी हम क्या है, 4 स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। ओके, सो जो एवरेज स्कोर है क्लास बी का वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, यहाँ पे ये बोला है। तो सी, अगर आप क्लास ए के हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर को भी क्लास बी में शिफ्ट करते हो जिसका मार्क्स 21 है, ओके, सो आप ऐसे स्टूडेंट को भी अगर शिफ्ट कर रहे हो क्लास बी में, तो इसका जो नंबर है वो क्लास बी के जो लोवेस्ट स्कोर है उससे कम है। ओके, इट इज लेस देन 22 इज ग्रेटर देन 21, तो 21 इज लेस देन 22, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एवरेज विल डेफिनेटली डिक्रीज, क्लास बी का डेफिनेटली डिक्रीज होगा, बिकॉज व्हाट यू आर एडिंग इन क्लास बी वो उसका एवरेज डिक्रीज करेगा ही, चाहे आप 21 वाले को डालो, चाहे 17 वाले स्टूडेंट को ट्रांसफर करो, इट विल डिक्रीज। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्या ये डेफिनेटली इंक्रीज करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। सपोज अगर जो स्टूडेंट्स है जिनके 21, 20 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए, अगर हमने उनको शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा कि एवरेज गिर भी सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोअर मार्क्स वाले को शिफ्ट कर रहे हैं कि हायर मार्क्स वाले को शिफ्ट कर रहे हैं क्लास ए से क्लास बी में, ये नहीं पता। सेकेंड स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट, so आंसर वुड बी ए, वन ओनली, वन होल्ड्स ट्रू। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स, ओके, एंड अ क्वेश्चन। तो अब इसे हमें ना पूरा सॉल्व नहीं करना, इसमें बस हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट से विच ऑफ द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन। ओके, सो कौन से स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाता है, बस आपको इतना बताना है, आप पूरा नहीं भी सॉल्व करोगे तो चलेगा। सी, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम बॉटम। ओके, तो जो प्रिया है इट इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। 31st फ्रॉम द बॉटम मतलब 11th फ्रॉम टॉप होता है। 31st फ्रॉम बॉटम यानी 11th फ्रॉम टॉप होता है, एंड शी इज 4 रैंक बिलो सीमा। तो अगर प्रिया 11th पे है, 11th पे है, तो ये सीमा से 4 रैंक नीचे है। ओके, सो सीमा हो जाएगा 10, 9, 8, 7। ओके, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी सीमा। ठीक है, तो प्रिया, और प्रिया यहाँ पे हो जाएगी 11th पे, प्रिया विल बी एट 11th प्लेस। ऑलराइट, ये हमारे पास प्रिया हो जाएगी 11th प्लेस पे। ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा एंड इज 37th फ्रॉम बॉटम। सो ईना जो है 37th फ्रॉम बॉटम है। 37th फ्रॉम बॉटम मतलब होता है 4th फ्रॉम टॉप, 4th फ्रॉम टॉप होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, ये भी दिया हुआ है। ओके, सो ये 4th फ्रॉम टॉप हो जाएगा अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो ये हो जाएगा 4 फ्रॉम टॉप। सो इसमें दिया है कि ईना जो है 2 रैंक अबव है सीमा से, तो ये 4th फ्रॉम टॉप है, और इससे 2 रैंक्स अबव है, सो 1 रैंक, 2 रैंक। ओके, सो 2 रैंक्स अबव, तो ये भी 7th पोजीशन पे आ जाती है। ओके, तो हम अगर इसे सॉल्व नहीं भी करते हैं ना, तो हमें बस ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है कि नहीं। सो दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है। अगर आपको दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट दिया है ना, तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो। मतलब मैंने तो पूरा सॉल्व किया है, बट आप बिना सॉल्व किए भी आपको दिख रहा होगा कि हाँ, इससे भी हमारी पोजीशन डिटरमाइन हो जा रही है, और सेकंड स्टेटमेंट से भी हमारी पोजीशन डिटरमाइन हो जा रही है, तो दोनों केसेस में सही होगा ये। ऑलराइट, फिर हम 10th देखते हैं। तो ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन बी, ई एंड एफ। ओके, सो ए एंड डी जो है दोनों जो है हैवियर है बी, ई एंड एफ से। ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। तो ए जो है वो हैवियर देन डी है बट लाइटर देन सी है, ये है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है, और ये जो है ये सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है, हमें इतना दिया है। ओके, हु इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग ए, बी, सी, डी, ई।
which of the following statement is correct? Okay, correct in respect to statement of the question. Statement 1 alone is sufficient, statement 2 alone is sufficient, both statement are required, या neither statement is sufficient. Okay, तो अब देखिए, अगर आप सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको नहीं पता कि ए और डी में से कौन सा ज्यादा भारी है, सो यू कैन नॉट डिटरमाइन, सो वन इज नॉट सफिशिएंट. सेकेंड भी आप लेते हो अलोन, अभी भी आपको सिर्फ सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी पता है, पर आपको इस केस में बी ई और एफ के बारे में कुछ नहीं पता है कि बी ई और एफ कहाँ पे है. ओके, सो स्टेटमेंट 2 अलोन से भी आप नहीं, बट अगर आपको 1 और 2 दोनों पता है कि बी ई एंड एफ आर लेस देन ए एंड डी एंड सी इज ग्रेटर देन ए एंड डी, तो आप बता सकते हो कि जो हाईएस्ट वेट है वो सी का होगा. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज नीडेड. ओके, सो दोनों स्टेटमेंट्स जब दिए तब आप जो है कंक्लूड कर सकते हो कि सी का जो वेट है वो हाईएस्ट है. ऑलराइट, तो ये 10th क्वेश्चन था. अब हम 11 देखते हैं. 11 में क्या, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर. ओके, सो फर्स्ट 4 को हम ऑपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं. तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ठीक है, एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, एट द एंड वाई एंड जेड आर इंटरचेंज. हम क्या 4 का ग्रुप्स बना रहे हैं और उनको क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं. तो इससे हम लिख देंगे ए बी सी डी को आप लिखोगे डी सी डी ए, फिर आप लिखोगे एच जी एफ ई, फिर आप लिखोगे एल के जे आई, फिर आप लिखोगे पी ओ एन एम, फिर आप लिखोगे टी एस आर क्यू, फिर आप लिखोगे एक्स डब्ल्यू वी यू, फिर आप लिखोगे जेड एक्स. जेड और एक्स को इंटरचेंज कर दिया, ये हमने लिख लिया. फिर पूछा है विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर. तो 13th लेटर के राइट में 4th लेटर कौन सा होगा. तो 13th लेटर हम देखते हैं, ये 4 ये 4 ये 4, तो यहाँ तक 12 हो गया. तो 13th लेटर होगा पी, और इसके राइट में जो है 4th लेटर, तो इसके राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो टी आंसर. तो आंसर जो है वो टी हो जाएगा. ओके, सो इसके राइट में 4th लेटर जो है वो टी होगा. सो दिस विल बी द आंसर. ऑलराइट, आई होप ये क्लियर है. तो कैसे करना था इसको. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If 3 to the power 2019 is divisible by is divided by 10, not divisible, is divided by 10, what will be the remainder. अब देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर है आपके पास से 25, जब आप इसे 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा 5. तो जो यूनिट्स प्लेस में जो नंबर होता है ना, वो हमारा रिमाइंडर आता है. जब भी हम 10 से किसी को भी, से 17 को आप अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट क्वेश्चन, ये रिमाइंडर है 7 आएगा. कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे 3 2 4 6 8 9, इसे जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आएगा. तो यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट होता है ना, दैट ओनली कम्स एज रिमाइंडर वेन एवर यू डिवाइड एनी नंबर बाय 10. तो 3 टू द पावर 2019 में हम यूनिट्स प्लेस कैसे निकालते हैं. तो 3 का साइकिल हमने देखा था, 3 होता है, फिर उसके बाद जो है 9 होता है, फिर 7 आता है यूनिट्स प्लेस में क्योंकि 27, फिर 81, फिर 243. तो ये साइकिल में रिपीट होता है ये, कि पहले आपका क्या है कि फर्स्ट आपका 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा. तो 3 का जो साइकिल है वो 4 में रिपीट होता है, 4 टाइम्स में रिपीट होता है. सो 3 टू द पावर 2019 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 2016 प्लस 3. सो दिस विल बिकम 3 टू द पावर 2016. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी रब दिस. सो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2016 इंटू 2016 इंटू 3 टू द पावर 3, ये हो जाएगा. तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा वापस यहाँ, क्योंकि 1 आ जाएगा यूनिट्स प्लेस में. फिर ये 3 टू द पावर 3 होगा. सो 3 टू द पावर 3 जो होता है वो होता है 27. तो यहाँ पे एंड में 7 आता है, सो आंसर आ जाएगा सी. ऑलराइट, तो 3 टू द पावर 2016 तक तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है हमारा. उसके बाद वापस नया साइकिल चालू होगा 3 टू द पावर 3 से. 3 टू द पावर 3 के एंड में जो आता है वो 7 आता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो 7 आ जाएगा. 27 का 7 जो आता है यूनिट्स प्लेस पे. ऑलराइट, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये अगेन बहुत ट्रिकी है. तो यहाँ पे लिखा है द नंबर 379812p369 इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p. तो इसे आप कैसे कर सकते. इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आप नंबर को एज इट इज लिख लीजिए 3798125369. अब आप क्या कीजिए, राइट हैंड साइड से, ओके राइट हैंड साइड से चालू कीजिए और 3 नंबर्स का ग्रुप बनाइए. 3 नंबर्स का ग्रुप बनाइए. तो 369, ऑलराइट 369 हो जाएगा.
फिर हो जाएगा हमारे पास में 25p, ओके 25p हो गया। फिर हमारे पास में हो जाएगा 981 और फिर हो जाएगा 37 और यहाँ आप 0 लगा दीजिए तो ये 037। फिर आप क्या है, राइट से लेफ्ट को उल्टा कर दीजिए, लेफ्ट से राइट लिखिए इन ग्रुप्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 369, फिर मैं लिखूंगा 25p, ओके सो ये 25p, फिर मैं यहाँ लिखूंगा 981 और फिर मैं यहाँ लिखूंगा 037, ये लिख लिया। अब क्या है, आप इन्हें जो है अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन लगा दीजिए, प्लस माइनस। और अब आप इसके लिए सॉल्व कीजिए, इसकी क्या वैल्यू आती है। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 369 माइनस 250 माइनस पी प्लस 981 माइनस 037। तो 037 तो 0 आप हटा सकते हो, ये 37 ही होगा। तो दिस इज 037। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 1063 माइनस पी, ये आपके पास में आएगा 1063 इंटू पी। तो 1063 को आप लिख सकते हो 151 इंटू 7 प्लस 6 माइनस पी, ये आपने लिख दिया 151, ठीक है, इंटू 7 प्लस 6 माइनस पी, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, ये हो गया। सो ये तो 7 से डिविजिबल है, 151 इंटू 7। अब हमें क्या है कि 6 माइनस पी ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और पी की जो वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में ही लाई कर सकती है, क्योंकि वो एक इंटीजर होगा, क्योंकि वो इस पूरे नंबर का पार्ट है। ओके सो ये हो सकता है। तो 6 माइनस पी 7 से तभी डिविजिबल होगा जब पी की वैल्यू 6 होगी, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तभी ये 7 से। और कोई भी नंबर पी के लिए जो 0 से 9 के बीच है उसके लिए ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस केस में जो आंसर है पी का वो आ जाता है 6। ओके, तो ये वन ऑफ द वेज है इन विच यू कैन डू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 अगर बड़ा नंबर दिया है। ऑलराइट, सो ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, सो अ वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे।